बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर सुन लिया होगा। हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अंदर से एक टॉपिक है क्वालिटेटिव वाला ही, ठीक है, क्वालिटेटिव अप्रोच का। तो क्वालिटेटिव के बारे में और क्वांटिटेटिव के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। वो जस्ट आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। जस्ट उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दी हुई है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थर्ड चैप्टर जो है वो है काइनेटिक कॉन्सेप्ट्स फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू काइनेटिक्स, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर काइनेसोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको इनर्शिया, मास, फोर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। बट वो एक सेमेस्टर फर्स्ट गुजर गया, हो सकता है आपको बीच में से कुछ चीज़ें भूल गई हो, तो इसे एक दफ़ा दोबारा आप लोगों का तो ये एक न्यू टॉपिक भी है और एक तरह से ये रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। सो अब जब आप लोग ये वाला टॉपिक अपना पढ़ेंगे तो आप लोगों ने अपना फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो ये वाले, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर में ये वाली चीज़ें हैं, ये आपने उधर से कर लेनी है। इधर से तो करेंगे ही करेंगे। मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डाला, सिर्फ जस्ट डेफिनेशंस डाली हैं क्योंकि मैं खुद उन्हें एक्सप्लेन करूंगी। कंटेंट इसलिए मैंने स्लाइड्स में नहीं डाला ज़्यादा क्योंकि ये पहले से ही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सिर्फ मैं आपको इसे थॉरली एक्सप्लेन करती जाऊंगी साथ साथ। लेकिन आप लोगों ने अपने वो वाली जो लेक्चर्स हैं उन्हें भी पढ़ना है इसके अंदर। इसे भी तो पढ़ेंगे ही, जो बुक से है, जो आपका थर्ड चैप्टर बुक से है वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ आप वो वाली स्लाइड्स भी एक दफ़ा दोबारा उसे गो थ्रू करेंगे, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक्स क्या है? अगर हम काइनेटिक्स को वैसे ही एक दफ़ा मैं आपको इसकी डिफाइन करूं दोबारा से, तो क्या है काइनेटिक्स? स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड देन हाउ बॉडी रिस्पॉन्ड्स इन रिगार्ड टू दैट फोर्स, ठीक है। क्या जब एक बॉडी है उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और बॉडी में क्या, बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है उन फोर्सेस को, ठीक है। हो सकता है वो कोई मूवमेंट उसके अंदर स्टार्ट हो जाए, मोशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये है ना काइनेटिक्स, अगर हम उसे जनरली देखें तो ये होगी हमारी ये काइनेटिक्स की डेफिनेशन होगी। देन इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी फॉर अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज in its state of motion, whether it's in the state of rest or moving with a constant velocity या uniform velocity, ठीक है। यही है ना इनर्शिया, कि एक बॉडी है, ठीक है, वो अपनी उसी पोजीशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स एक्ट करके उसके अंदर या तो मोशन ना प्रोड्यूस करा दे, ठीक है। या फिर ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कार है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही है, अब वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलती जा रही है अनलेस अनटिल, ठीक है, उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हों और उसकी जो है वो जो स्पीड में या जो उसकी वेलोसिटी है उसमें कमी बेशी आए, ठीक है। यही वाली चीज होती है ना, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी आप लोगों को पता है, ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं इस वाली चीज को। तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बताती जाऊँ कि इसके अंदर जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे नीडेड नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है डायरेक्शन का, ठीक है। वेलोसिटी में डायरेक्शन साथ होती है। अच्छा, तो इनर्शिया हमारा ये हो गया। इनर्शिया जो होता है उसका वैसे कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन इनर्शिया क्या होता है, किस तरह से अमाउंट ऑफ इनर्शिया क्या किस तरह से हम देखा जा सकता है। अमाउंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास है, ठीक है। अगर बॉडी ज्यादा है, अगर उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, बॉडी का फॉर एग्जाम्पल मास ज्यादा है, तो ठीक है, इनर्शिया क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मोटा बंदा है, उसे धक्का देकर गिराना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू अगर एक लीन इंसान वहां पे खड़ा हुआ है और उसे आप धक्का देकर गिरा रहे हैं, ठीक है। एक कमजोर इंसान खड़ा हुआ है और एक तरफ एक मोटा इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ज्यादा भारी एक कोई ट्रक है, ठीक है, उसे रोकना क्या है, उसे रोकने के लिए उतनी ही फोर्स का आपको
लगानी पड़ेगी, या अगर उतने ही फोर्स का दूसरा ट्रक आए तो उसे रुक सकता है। अगर एक इतना भारी, एक इतना वजनी ट्रक, इतना ज्यादा उस पर वजन है और सामने सिर्फ एक कोई उसे मोटरसाइकिल वाला, ठीक है, हिट करके उसे रोकने की कोशिश करे, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इसका किस तरह से देखा जा सकता है इनर्शिया को, कैसे होता है इसका? द अमाउंट ऑफ इनर्शिया अ बॉडी पोजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मास। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, ठीक है, कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। तो मास क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंपोजिंग अ बॉडी, ठीक है, जो एक बॉडी बना रही है। अब इसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल, एक जो वजनी, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दी, एक जो वजनी इंसान है, ठीक है, उसकी जारी बात है वो उसका मास भी क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। इसे वेट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। वेट आपका जो होता है वो क्या होता है? आपके वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स एक्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वेट वो होता है जो अर्थ आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ आपकी बॉडी पे एक्सर्ट कर रही है, वो वेट है, ठीक है। और मास आपका क्या है? जो आपकी बॉडी जिससे कंपोज हुई है, ठीक है, जिससे आपकी जो क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंपोजिंग योर बॉडी, ठीक है, इसका जो वो यूनिट है वो क्या होता है? इसका यूनिट है अच्छा, आपको पता है कि जब हम यूनिट मेजर करते हैं तो उसके दो सिस्टम्स होते हैं, एक मीट्रिक सिस्टम होता है और एक इंग्लिश सिस्टम होता है। और जो मीट्रिक सिस्टम होता है वो डेसिमल के ऊपर होता है। ये चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, बट जस्ट ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मीट्रिक सिस्टम जो डेसिमल्स के ऊपर होता है, जिसमें ये केजी है, ठीक है, फिर आपके पास ये सेंटीमीटर है, ये वाली जो डेसिमल्स के ऊपर होता है। और जो आपका दूसरा इंग्लिश सिस्टम होता है वो किसके ऊपर होता है? वो जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉडी पार्ट्स की मेजरमेंट के साथ करते हैं कि इतने फीट, इतने यार्ड्स, ठीक है, इन चीजों को जो वो आपका, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो वो ये होता है, ठीक है। तो मास क्या होता है? मास होता है क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। और मास का जो यूनिट है मीट्रिक, वो क्या है? किलोग्राम है। और इंग्लिश सिस्टम में इसका यूनिट है स्लग, ठीक है। वो दोनों में यूनिट्स इसके अलग-अलग होते हैं। तो ये हमारे पास मास हो गया। देन हमारे पास आ जाता है फोर्स। फोर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, यही है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। और अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें वो इस तरह भी कर सकते हैं, फोर्स इज दैट विच ऑल्टर्स द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है, क्या है, एक अभी बंदा बैठा हुआ है और मैं उसे धक्का दे रही हूँ, ठीक है, वो क्या है, जिस तरफ मैं धक्का, जिस डायरेक्शन में धक्का दूंगी वो उसी तरफ ही जाएगा। पहले वो रेस्ट स्टेट में था, लेकिन जब मैंने उसे धक्का दिया है तो वो क्या हुआ? वो आगे जाके गिर गया है। ये मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई है। ये पुश भी हो सकती है और पुल, ठीक है, पुश और पुल दोनों हो सकती हैं। फिर मैंने आपको ये भी, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम किससे शो करते हैं? वो हम एरो से शो करते हैं। और जो मैग्नीट्यूड किससे शो हो रहा होता है फोर्स का, वो याद अगर आपको रिकॉल हो रहा होगा, मैंने चीजें इसके अंदर नहीं डाली क्योंकि ये चीजें हम कर चुके हैं, लेकिन आपको मैं रिवाइज करवा रही हूँ। डायरेक्शन किससे शो करते हैं? वो जो लेंथ है वो किससे शो करते हैं? लेंथ किसको शो कर रही होती है? एरो की। वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है फोर्स के, ठीक है। और फिर फोर्स ये है कि अगर टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक 50 न्यूटन का एक बच्चा है और दूसरी तरफ भी 50 न्यूटन का बच्चा है, ठीक है, और वो फोर्स लगा रहे हैं, एक रस्सी को खींच रहे हैं, तो जाहिर बात है दोनों का क्योंकि वजन बराबर है, दोनों फोर्स इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। वो रस्सी ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, दरमियान में पड़ी रहेगी, ठीक है, मतलब इधर उधर बच्चे अपनी वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह ही एक बच्चा जो है वो 200 न्यूटन का है और एक बच्चा जो है वो 400 न्यूटन का है, ऐसा है, तो फिर क्या हो जाएगा? जहां पे ज्यादा वजन है, जहां पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उसी तरफ वो बंदा चला जाएगा। तो टू अनइक्वल फोर्सेस अगर एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, तो मूवमेंट किस डायरेक्शन के अंदर होगी? उस डायरेक्शन में होगी जहां पे फोर्स ज्यादा लग रही होगी, ठीक है। ये चीज इसलिए मैंने डाली नहीं स्लाइड में, क्योंकि पढ़ना तो आप लोगों ने बुक से है, और ये चीजें मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों को एक न्यू टॉपिक भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप रिवाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स हमारा पास ये हो गई है।
अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है? फ्री बॉडी डायग्राम आपको, अगर मैं इस डेफिनेशन को मत देखा जाए और वैसे ही आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, एक एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, उस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसे वेक्टर के थ्रू दिखा दिया जाता है, ठीक है। अगर आप ये दरमियान में समझ लें कि ये एरोप्लेन है, फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे वैसे वो पिक्चर डालनी चाहिए थी कोई सी भी, बट आई गेस मैं भूल गई हूँ वो डालना, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी जो हमारा ग्रुप है बायोमैकेनिक्स और एनाटॉमी वाला बना हुआ, जिसके अंदर मैं आपको फाइल्स वगैरह सेंड करती हूँ रीड करने के लिए। उसमें मैं आपको एक पिक्चर सेंड कर दूंगी, एक दो, आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे अभी भी यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एरोप्लेन है और एरोप्लेन पे जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, जमीन की फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, ठीक है, और जो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, उसकी भी है, फिर फ्रिक्शन जो है उसकी, वो भी जो फोर्स एक्ट कर रही है, वो सारी फोर्सेस जो एक्ट कर रही है ना, और सिर्फ वेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया, ये जो वेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया, दिस इज बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, अ स्केच दैट शोज अ डिफाइंड सिस्टम इन आइसोलेशन विद ऑल द फोर्स वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे के हाथ रैकेट है, ठीक है, रैकेट से अब उसने बॉल रैकेट से उसने बॉल को वो जो खेलते हैं, रैकेट खेलते हैं, उसने अब शटल को या बॉल को उसने हिट करना है। अब देखो हैंड पे भी तो हैंड फोर्स लगा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जो अब रैकेट का हैंडल है ना, उसके ऊपर क्या, उसे भी हम वेक्टर, जो वो हैंड फोर्स लगा रहा है उसे भी हम वेक्टर के थ्रू शो कर देंगे। मतलब एक एरो, और एरो के आगे जो उसकी डायरेक्शन होती है, जिस तरह ये एरो के आगे उसे डायरेक्शन भी दी हुई है, वेक्टर वही होता है ना, ठीक है। वेक्टर के जरिए हम शो कर देंगे, क्या लिख देंगे, फोर्स अप्लाइड बाय अ प्लेयर, ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय अ प्लेयर, ठीक है। फिर हम शो कर देंगे रैकेट को, उसका वेट, कि ये उसे भी हम वेक्टर के थ्रू शो कर देंगे कि ये रैकेट का वेट है, ठीक है, वेट ये है। फिर हम क्या करेंगे, अब जो रैकेट जो फोर्स अप्लाई करेगा बॉल के ऊपर, हम क्या लिख देंगे, उसे भी वेक्टर के थ्रू शो कर देंगे, फोर्स अप्लाइड बाय रैकेट, बजाय इसके कि अब रैकेट को दिखाएं, हाथ बनाकर दिखाएं, ये सब चीजें दिखाएं, हम एक फ्री बॉडी डायग्राम से वेक्टर्स के थ्रू, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये दरमियान में समझ लें एरोप्लेन है, और एरोप्लेन पे इस तरह फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हमने उसे इसके थ्रू फोर्स वेक्टर्स के थ्रू दिखा दिया है कि ये फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह ऐसे भी हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि टू फ्री बॉडी डायग्राम्स भी बना सकते हैं, एक किसी भी एक्टिंग फोर्सेस को शो करने से। कैसे दो फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं, जिस तरह की जो आपकी बुक है उसमें भी मेंशन है कि वो रैकेट है और बॉल को, उन्होंने रैकेट को एक सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाई हुई है उसकी, कि उसके ऊपर हैंड की फोर्स अप्लाई हो रही है, देन वेट जो रैकेट का है उसका भी फोर्स वेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉल है कि बॉल का वेट फोर्स वो फोर्स वेक्टर बनाया हुआ है इसके वेट का, ठीक है। फिर उसके जो बॉल के ऊपर रैकेट वो लगा रहा है, ठीक है, उसका फेज जो वेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस एयर में प्रोवाइड हो रही है बॉल को, ठीक है, मूव करने के लिए, तो ये उसका भी क्या हुआ है, एयर रेजिस्टेंस का भी एक वेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह करके हम दो जो फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं वो भी इस तरह दिखा सकते हैं कि बहुत सारी फ्री बॉडी डायग्राम्स बना सकते हैं, जो आपकी बुक में मेंशन है, जो जिसकी मैं एग्जांपल दे रही हूँ रैकेट और बॉल की, बेसिकली उसकी दो वो फ्री बॉडी डायग्राम्स बन सकती हैं, ठीक है। इस तरह ये फ्री बॉडी डायग्राम्स बेसिकली ये होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेट फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स का पता होना चाहिए। नेट फोर्स क्या है, एक जो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि कैसे है, जो कि कंपोज्ड ऑफ टू और मोर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल एक बॉल के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, अब उस पर एक एयर की फोर्स, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी, जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी उस पर एक्ट कर रही है, एक बॉल का भी वेट है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उसके ऊपर एक्ट कर रही है। मतलब उस पर जितने भी फोर्सेस वो एक्ट कर रही हैं उन सबको ऐड करके जो एक फोर्स बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेट फोर्स, ठीक है। अब अगर और नेट फोर्स का क्या है, व्हेन ऑल द एक्टिंग फोर्सेस आर बैलेंस्ड,
ठीक है। जब सारी जो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक बॉल है उसके ऊपर या कोई सी भी चीज है, एक उसके ऊपर अगर सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो बैलेंस हो गई हैं या कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट, सारी फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ऐसे करते हैं ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल के मतलब सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुई है उसके अंदर, कोई जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट उसने नहीं की, जो उसकी पोजीशन थी वो उतनी की उतनी ही रही है, वो उसकी जो पोजीशन फॉर एग्जांपल एक स्टेट ऑफ रेस्ट है, जो उसने वो उसकी डिस्टर्ब नहीं हुई है, ठीक है। तो जब सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक बॉडी पर और उन्होंने वो फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं या उनका अफेक्ट कैंसिल हो गया, उन्होंने एक दूसरे का अफेक्ट कैंसिल कर दिया है, तो बॉडी क्या करेगी, रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट या ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसमें वो है उसी में ही रहेगी, ठीक है। और अब वो क्या हो सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है, या क्या हो सकती है, एक बॉडी है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो उसी में ही मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि फोर्सेस जितनी भी उसके ऊपर एक्ट कर रही थी वो सारी बैलेंस हो गई हैं या कैंसिल कर दिया उन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट, ठीक है। आप उसे ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको एक रस्सी वाली एग्जाम्पल दी थी कि जो फोर्सेस एक्ट कर रही थी वो बैलेंस हो गई, 20-20 न्यूटन दोनों तरफ है। अब किसी तरफ भी वो रस्सी जो है वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर दिया है, कैंसिल कर दिया है या कैंसिल कर दिया एक दूसरे के इफेक्ट को। लेकिन अगर जो नेट फोर्स क्या है, इफ द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एंड विद एन एक्सिलरेशन, तो जो पहली वाली कंडीशन है जिसमें बैलेंस और कैंसिल कर दिया एक दूसरे के इफेक्ट को, या बैलेंस हो गई है या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है, उसमें नेट फोर्स क्या हो गई है, जाहिर बात है जीरो हो गई क्योंकि बैलेंस हो गया सब कुछ। बट व्हेन अ नेट फोर्स इज प्रेजेंट, जब होगी नेट फोर्स, ठीक है, द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स में अब एक तो फोर्स नहीं है ना, मैंने आपको बताया जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, उनका एक सम अप है, कंपोजिशन है टू और मोर फोर्सेस की। तो क्या हो जाएगा, a body moves in the direction of net force with an acceleration that is proportional to the magnitude of net force। कि अब देखा जाएगा कि नेट फोर्स कितनी मैग्नीट्यूड है, कितनी यानी कि इंटेंसिटी वाली नेट फोर्स है, उसी की तरफ ही वो उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। नेट फोर्स जो है अगर प्रेजेंट है तो बॉडी किस में मूव करेगी, जो नेट फोर्स आएगी। फॉर एग्जाम्पल अब एक जो रैकेट ने बॉल को ठीक है अब हिट कर दिया है, अब इतनी सारी फोर्सेस का जो सम अप है, सम हो गई है और वो क्या किया, बॉल ने आगे अपना सफर जो है वो तय करना स्टार्ट किया। तो वो क्या करेगी, अब जो नेट फोर्स की एक डायरेक्शन है जो सारी कलेक्ट होकर जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही थी, अब वो उनका जो मैग्नीट्यूड सारा एडअप हो गया और किस डायरेक्शन में जाएंगी, जिस डायरेक्शन में जारी बात है नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में उसे लेके जाएगी वो उसके अंदर जाएंगी, जिस डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी जाएगी उसी डायरेक्शन में वो जाएंगी। ऐसा ही है ना। सो इसमें यही लिखा हुआ है, व्हेन अ नेट फोर्स इज प्रेजेंट द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स विद एन एक्सिलरेशन दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, एक्सिलरेशन कितना, जितने एक्सिलरेट उतनी ही करेगी जितना मैग्नीट्यूड होगा नेट फोर्स का। मैग्नीट्यूड जो कि हमने बताया भी था आपको कि मैग्नीट्यूड हम लेंथ ऑफ द एरो से शो करते हैं, आपके प्रीवियस लेक्चर्स में आएंगे। सो आई गेस ये आप चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है द पॉइंट अराउंड विच अ बॉडीज वेट इज इक्वली बैलेंस्ड नो मैटर हाउ द बॉडी इज पोजिशन। ठीक है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट अराउंड विच द बॉडीज वेट इज इक्वली बैलेंस्ड। अच्छा, अगर ये भी हम लोगों ने पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सेंटर, अगर फॉर एग्जांपल एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसकी फॉर एग्जांपल 4 साइड्स है, स्क्वायर है, उसकी चारों साइड्स इक्वल है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? उसके दरमियान में होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और उसकी साइड्स इक्वल नहीं है तो फिर क्या होता है, जहां पे आपका ज्यादा मास होता है, ठीक है, उस जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह जो बंदे हैं और बच्चे हैं, उनकी अपर बॉडी ब्रॉड होती है तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होता है। ठीक है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होता है। इसी तरह जो वुमेन है उनका जो लोअर बॉडी है वो ज्यादा मास उधर ज्यादा होता है, तो इस वजह से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होता है। ठीक है, ये चीज याद होगी ना आप लोगों को। देन हमारे पास लाइन ऑफ ग्रेविटी भी आ जाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम देखें, लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास कर रही है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी के जो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा है, ठीक है, थ्रू द वर्टेक्स थ्रू द बॉडी ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा आती है, वर्टेक्स से होती हुई थ्रू द वर्टेक्स, देन
बॉडी ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा से आपकी गुजरती है ना, ठीक है। और अगर हम इसे देखें जो हम स्पाइन में देखते हैं कैसे था वो स्पाइन में, रिकॉल करें उसे दोबारा मेरे सामने, मिड सर्वाइकल, मिड लंबर और थोरेसिक के फ्रंट से गुजरती है लाइन ऑफ ग्रेविटी। याद है ना ये चीजें याद रखनी है जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, आपको मैं वो भी रिवाइज करवा रही हूँ साथ। देन आपके पास आ जाता है वेट। वेट क्या है? वेट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, ठीक है। इसमें अगर हम देखें और जब हम इसका वो मैथमेटिकली से देखते हैं तो क्या होता है, वेट का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सिलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये आपका आ जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है W = ma। और वेट क्योंकि फोर्स है तो इसका जो यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अच्छा, जो आपका वेट है, ठीक है, वो क्या है, वेट एज द आपका मास ऑफ बॉडी जब इंक्रीज होता है जाहिर बात है आपका वेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और क्योंकि वेट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स किससे हम डिनोट करते हैं उसे मैग्नीट्यूड से करते हैं, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, उसी से करते हैं ना। बताया है कि एरो होता है जो उसका आगे एरो जो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा होता है और लेंथ उसका मैग्नीट्यूड शो कर रही होती है, और जहां पे स्टार्टिंग ऑफ एरो होती है वो आपको पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। ये हम सब चीजें इसी तरह ही चलेंगी। ठीक है, ये जो G लिखा हुआ है मैंने आपको अभी बताया, W = ma, W = mg, वही बन जाता है एक्सिलरेशन ऑफ ग्रेविटी, उसे हम कह देते हैं। जो कि इस वक्त हम जब वो जमीन की तरफ खींच रही होती है उससे, तो हम उसे नेगेटिव में ले रहे होते हैं। इसका जो वो वैल्यू आपने अपने FSCs में पढ़ी भी होगी कि -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेशर। अच्छा, प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ गिवन एरिया। इसका यूनिट कैसे बनता है? कैसे यूनिट बनेगा? प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर यूनिट्स ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फॉर एग्जांपल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सोल ऑफ ए शू ऑन द फ्लोर बीनीथ इट इज द बॉडी वेट resting on the shoe divided by the surface area between the sole of the shoe and the floor. So this is pressure, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी। और वॉल्यूम की जो होती है वो 3 डायमेंशंस होती हैं, मतलब उसमें हम विड्थ भी देखते हैं, उसकी हाइट भी देखते हैं, उसकी डेप्थ भी देखते हैं। और यूनिट इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। 3 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका क्या बनता है? इसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 3 के साथ बनता है, जिसे हम कहते हैं अगर हम जो मीट्रिक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर इसका क्या यूनिट बनता है? क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है, या क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। मीटर के ऊपर 3 का वो पावर होती है। और अगर हम देखें एक जो लीटर है उसके अंदर 1000 क्यूबिक जो सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर्स और उस पर 3 एक्सपोनेंशियल पावर 3, ठीक है। या बुक से भी आप लोगों ने इस चीज को पढ़ना है। देन आपके पास आ जाती है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। इसका यूनिट कैसे डेंसिटी का हम ये निकालते हैं? उसे निकालते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाता है? डेंसिटी का यूनिट जो है वो हो जाता है। अच्छा, जो मीट्रिक सिस्टम है उसमें इसका क्या, उसमें इसका फॉर्म जो वो यूनिट है वो है किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम होता है। लेकिन इंग्लिश सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर ये डेंसिटी के जो यूनिट्स ऑफ डेंसिटी यूज नहीं होती। उसके अंदर क्या है? स्पेसिफिक वेट, यानी कि जो वेट डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट को क्या किसे कहते हैं? वेट डेंसिटी को, उसके यूनिट्स इंप्लॉय होते हैं। कैसे? जैसे कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम।
वेट आप देखें क्या होता है, इसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आपको इसका इस तरह से पता चलेगा कि जो वेट है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू मैस। तो जो स्पेसिफिक वेट होता है ना, वेट किससे प्रोपोर्शनल होता है, मैस के, लेकिन जो स्पेसिफिक वेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा डेंस होती हैं एज कम्पेयर टू फैट, ठीक है, उनका जो वेट होता है ना मसल्स का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फैट, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। इसी तरह क्या होता है, अगर जो लीन पर्सन है, ठीक है, उसका सेम बॉडी वॉल्यूम है एज द ओबीज पर्सन, लेकिन क्या होगा, उसका टोटल बॉडी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ओबीज पर्सन से। क्यों? क्योंकि जो फैट है वो डेंस नहीं होती, मसल होता है वो डेंस होता है। जो लीन पर्सन है उसका मसल्स जो हैं वो डेंस हैं, ठीक है, उसमें फैट नहीं है। और जो मोटा बंदा है उसके अंदर फैट ज्यादा है, इस वजह से वो डेंसर नहीं है, क्योंकि फैट कम का जो फैट डेंस नहीं होते, मसल्स जो होती हैं वो ज्यादा डेंस होते हैं। अगर इसे सिंपली मैं आपको बताना चाहूँ तो किस तरह से होगा, अगर लीन पर्सन है, ठीक है, उसका सेम जो है वो बॉडी वॉल्यूम है, सेम बॉडी वॉल्यूम है एज द ओबीज पर्सन, तो इसमें से अगर जो हायर डेंसिटी है वो किसकी होगी, लीन पर्सन की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि मसल, ठीक है, मसल, उसमें मसल ज्यादा है, उसके मसल्स जो हैं वो क्योंकि मसल्स ज्यादा डेंसर होती हैं एज कम्पेयर टू फैट, मसल्स का वेट ज्यादा होता है, फैट का वेट उस तरह से ज्यादा नहीं होता। तो आप इस चीज को अपने जहन के अंदर रखना है। इसी तरह अगर हम देखें गोल्फ बॉल एंड पिंग पॉन्ग बॉल, ठीक है, उनका वॉल्यूम बिल्कुल सेम होता है, तकरीबन सेम होता है, लेकिन जो गोल्फ बॉल है उसकी क्या होती है, डेंसिटी हायर होती है एज कम्पेयर टू पिंग पॉन्ग बॉल, ठीक है, क्योंकि उसका जो गोल्फ बॉल है उसका मैस है ज्यादा है, उसका जो वेट है वो भी ज्यादा है, उसका मैस भी ज्यादा है, ठीक है। अब आपको इससे समझ आ जाना चाहिए कि डेंसिटी जो है उसका वो किसके होते हैं, जो इसके यूनिट्स तो हम निकाल लेते हैं, क्या है कि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, लेकिन जो हम बेसिकली इसमें क्या देख रहे होते हैं, स्पेसिफिक वेट जो देख रहे होते हैं उसके अंदर हम क्या देखते हैं, वेट डेंसिटी देखते हैं। और जो डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या, वो स्पेसिफिक वेट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर किसी का स्पेसिफिक वेट ज्यादा, और स्पेसिफिक वेट में हम क्या बीच में ले रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बात बताई है कि स्पेसिफिक वेट क्या है, वेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और उसके अंदर एक आपको बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने ये दी है कि एक जो लीन पर्सन है उसका अगर सेम बॉडी वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू ओबीज पर्सन, लेकिन उसका हायर डेंसिटी किसकी होगी, लीन पर्सन की ज्यादा हायर डेंसिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मसल्स आर मोर डेंस देन फैट, सो दिस इज डेंसिटी। अच्छा, अगर हम सिंपली बात करें टॉर्क, जब हम पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको एक और कॉन्टेक्स्ट में अगर बात समझाना चाहूँ, क्या है कि अगर एक फोर्स अप्लाई कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल वो पेंसिल है, ठीक है, और उसके सेंटर ऑफ जो पेंसिल है उसके सेंटर डेस्क पे पड़ी हुई है और उसके सेंटर पे फोर्स लग रही है, ठीक है, सेंटर पे फोर्स लग रही है, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपके उसकी जो पेंसिल है उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोड्यूस होगी, या फिर क्या हो जाएगा एक, ठीक है, उसमें मोशन प्रोड्यूस होगा। अगर उसके सेंटर पे हम लगा रहे हैं, सेंटर पे लगा रहे हैं, और जब जाहिर बात है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसके अंदर क्या है, एक ट्रांसलेशन प्रोड्यूस होगी, मोस्टली वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ट्रांसलेट कर जाएगी उस वाली बॉडी में। बट अगर एक फोर्स हम लगा रहे हैं, इसी तरह ही एक पेंसिल पड़ी हुई है डेस्क के ऊपर, अभी भी हम पेंसिल पे ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब हम सेंटर पे फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, पेंसिल के सेंटर पे फोर्स नहीं लगा रहे, सेंटर की कोई साइड पे कोई सा भी पॉइंट है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर ट्रांसलेशन भी प्रोड्यूस हो जाएगी बट रोटेशन भी आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क क्या है, जो ये वाली जो उस पे फोर्स लग रही होती है, ठीक है, ये जो सेंटर पे नहीं लग रही, जो कि सेंटर के साइड पे कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर लग रही है, इसे हम इसेंट्रिक फोर्स भी कहते हैं। और प्लीज फॉर गॉड सेक इस इसेंट्रिक फोर्स को मसल की इसेंट्रिक फोर्स और कॉन्सेंट्रिक फोर्स उसमें मत मिक्स कर दीजिएगा, ये टोटली कोई और चीज मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, उसे इसेंट्रिक फोर्स भी कह देते हैं, जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करी है टॉर्क।
अगर हम देखें ग्रेटर अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्टिंग एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन द ग्रेटर द टेंडेंसी फॉर रोटेशन टू अकर। फॉर एग्जाम्पल एक डोर है, ठीक है, बंद है, एक दरवाजा बंद है, उसे मैं दरमियान से खोलना, उसमें धक्का दे रही हूँ, डोर के दरमियान से उसे धक्का दे रही हूँ, सेंटर ऑफ डोर पे जोर लगा रही हूँ ना, मैं उसे धक्का दे रही हूँ कि भाई वो दरवाजा खुल जाए, नहीं खुल सकता, ठीक है, उस तरह से नहीं उस पर फोर्स अप्लाई होगी। लेकिन अब मैं उसके अगर हैंडल से जो फॉर एग्जांपल डोर लॉक है जो, ठीक है, उसके हैंडल से मैं अब फोर्स लगाने लगी हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब उसके सेंटर पे फोर्स नहीं लगा रही हूँ, उसके सेंटर के अलावा मैं कहीं पर फोर्स लगा रही हूँ, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो काम आसान हो जाएगा, वो डोर आराम से खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मोटा, अब जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका मूवमेंट उसे कितना लंबा मिल गया, फोर्स आर्म, ठीक है, उसकी एफर्ट आर्म उसे कितनी ज्यादा मिल गई है, एफर्ट आर्म इंक्रीज हो गई है ना, फॉर एग्जाम्पल उसकी जो यहाँ पे फोर्स आर्म है जो लग रही है, तो जाहिर बात है वो काम फिर क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये दिस इज टॉर्क। ओके, टॉर्क आपने इधर से भी कर लेना, लेकिन जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे पुराने, एक आपको फाइल भी सेंड की थी टॉर्क की, वो भी आप लोगों ने करनी है जरूर, जो पिक्चर सेंड की थी टॉर्क की। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ओवर विच द फोर्स एक्ट्स। For example, when a force is applied to a body, the resulting motion of the body is dependent not only on the magnitude of the force, but also on the duration of force applied. ठीक है, तो the product of force and time is known as impulse. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, उसे मैंने अपनी उसकी जगह से वहां से मूव करवाना है, तो या तो ये हो सकता है कि एक स्मॉल फोर्स उस पर एक्ट करे लेकिन लंबे टाइम के लिए एक्ट करे, तब वो जाके ठीक है वो अपनी जगह से हटेगा। या फिर एक क्या है, एक लार्ज फोर्स, लेकिन एक पहले स्मॉल फोर्स लगा रहे थे लेकिन हमने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसे अप्लाई किया था। या फिर ये भी हो सकता है कि हम लार्ज फोर्स अप्लाई करें लेकिन फिर उसकी ड्यूरेशन स्मॉल कर दें, क्योंकि फोर्स जो ज्यादा हम मिकदार में लगा रहे हैं, तो ये वाली चीज हो सकती है। तो बेसिकली ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। बट इम्पल्स क्या होती है, जब एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक बॉडी पे, तो जो रिजल्टिंग मोशन क्या है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो खाली इस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि साथ साथ क्या है, ड्यूरेशन ऑफ फोर्स पे भी ड्यूरेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड पर भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो फोर्स का जो अप्लाई करी है हमें बॉडी पे, वो किस पे डिपेंड कर रही होती, इसमें क्या है, वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, एक जो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्लस और साथ ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, कितनी देर के लिए लगाया गया। सो दिस इज बेसिकली इम्पल्स। जो मैंने आपको पहली एग्जांपल दी है उसमें मैंने आपको मैग्नीट्यूड भी बताया है, जो ये स्मॉल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वाली बताई है, मैग्नीट्यूड भी बताया और साथ उसकी आपको मैंने क्या बताया, उसकी ड्यूरेशन भी बताई है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।